गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर अपना सब्जेक्ट है आर्ट और ड्रामा एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक था वो है शिक्षा में कला एवं कला में शिक्षा, जिसके अंतर्गत हमने कला का अन्य विषय से क्या सा संबंध है। जैसे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कला का गणित से क्या सा संबंध है, कला का भाषा से क्या सा संबंध है और कला का इतिहास से क्या सा संबंध है। जैसे इतिहास के अंदर हमने पढ़ा था कि 1920 के अंदर जो इतिहास की खुदाई हुई, उस समय उस खुदाई में हमने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक खुदाई हुई थी, उस खुदाई में हमें जो दैनिक वस्तुएं उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई और दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमने देखा। तो हमने उस सभ्यता के बारे में जाना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कोई कभी की हम उन वस्तु के बारे में जान पाए, उन कलाकृतियों को या संस्कृतियों को जान पाए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है कला का विज्ञान से सह संबंध। फोर्थ है कला का विज्ञान से सह संबंध। कला का विज्ञान से क्या सह संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कला का विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान जो होता है वो विज्ञान के सत्य की खोज करता है, यानी सत्य के बारे में व्यक्तियों को विज्ञान है वो बताता है। किसी भी चीज़ की परख करके विज्ञान उसका निष्कर्ष निकालता है। कला भी सत्य की खोज करती है। सत्य की खोज के आधार पर विज्ञान को वैज्ञानिक सिद्धांत निरूपित करता है। वह उपादेयता या शिवम होती है, तभी कोई वैज्ञानिक कृति सुंदर होती है। कला में ही हम वास्तविक चीज़ों का प्रयोग करते हैं और विज्ञान के अंदर भी जो सत्य है उसी का हम प्रयोग करते हैं। ऐसी कृतियां ही कला के क्षेत्र में आती हैं, परंतु जब कोई वैज्ञानिक कृति सुंदर होती है, ऐसी कृतियां ही कला के क्षेत्र में आती है। इस प्रकार हम विज्ञान मानव के सहारे और प्रगत होता तो हम उसे कला कहने में संकोच नहीं करते। विज्ञान सत्य की खोज अवश्य करता है, परंतु उस सत्य पर जो नियम निरूपित किया जाता है वह उपयोगी होने के साथ साथ कल्याणकारी भी होना चाहिए। जब एक चित्रकार किसी पदार्थ की आकृति तैयार करता है और उसे उपयुक्त रंग देने का प्रयास करता है, तो वह पदार्थ के धरातल के रंग, आकार, उसके खुरदरेपन का गहन निरीक्षण करता है। जब कोई चित्रकार किसी पदार्थ के रचना करता है, उसको रंग रूप देता है, तो उस पदार्थ के जो धरातल है, उस आकार है, उसके खुरदरेपन का है, उसका निरीक्षण स्वयं ही करता है। तभी वो वास्तविक रंग देकर उसमें उत्तम कलाकृति का निर्माण करता है। खुरदरेपन का गहन निरीक्षण व आकार का अध्ययन, अवस्था का अध्ययन एवं रंगों का अध्ययन सभी कुछ वैज्ञानिक होता है। जो खुरदरेपन का उसको गहन अध्ययन करेगा, आकार का अध्ययन करेगा, अवस्था का अध्ययन करेगा, रंगों का अध्ययन करेगा, ये सभी कुछ वैज्ञानिक होता है। कलाकार पहले वैज्ञानिक होता है और बाद में कलाकार। प्रकृति के निरीक्षण के समय उसकी जिज्ञासु दृष्टि प्रकृति के माध्यम से सत्य की खोज करती है और उस सत्य से आत्मा का बोध करके उसे उत्तम कलाकृति का निर्माण करने में सहायक होती है। इस प्रकार पदार्थ की रचना, उसकी अवस्था, उसकी आकृति, उसके गुण, रंग के आधार पर कला और विज्ञान दोनों का अध्ययन साथ साथ होता है। फूल की रचना, पत्तियों की बनावट जहाँ वनस्पति विज्ञान का विषय है, वही कला के विषय है भी होते हैं। फूल या पत्तियों की बनावट, उसका अध्ययन करना, उनका रंग देखना, वो जैसे कला का विज्ञान का विषय अंतर्गत आते हैं, वैसे कला के अंदर भी ये विषय होते हैं। कलाकार इन्हें समय, दिशा और रेखा को समन्वित कर इस दृष्टि से देखता है कि विविधता में एकता दिखाई दे, परंतु वैज्ञानिकता में एकता में अनेकता के दर्शन करता है। एक विश्लेषण करता तो दूसरा संश्लेषण करता होता है। सत्य की खोज विश्लेषण है तो उसकी अभिव्यक्ति संश्लेषण होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान संश्लेषण पर आधारित है, जो कला संश्लेषण पर, विज्ञान संश्लेषण पर आधारित है, विश्लेषण पर आधारित है और कला संश्लेषण पर आधारित है। तो विज्ञान और कला को पृथक नहीं मानकर हम इसका सहसंबंध करना चाहिए, जिससे छात्रों को समग्र एकात्मक ज्ञान का परिचय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कला का भूगोल से सह संबंध। कला का
भूगोल से सह संबंध। कला का भूगोल से सह संबंध। पहले हमने पढ़ा विज्ञान से सहसंबंध, कला का भूगोल से क्या सहसंबंध है। तो भारत की जो प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा मानवीय भूगोल भारतीय चित्रकला के प्रमुख विषय रहे हैं। भारत की जो प्राकृतिक दशा है, भारत की प्राकृतिक दशा, भारत की प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा मानवीय भूगोल, जलवायु तथा मानवीय भूगोल, मानवीय भूगोल भारतीय चित्रकला के प्रमुख विषय हैं। भारतीय चित्रकला के प्रमुख विषय माने जाते हैं। प्रमुख विषय माने जाते हैं। इसमें हम काव्य कला में प्रकृति का वर्णन तथा चित्रकला में बरसात एवं हरे भरे वृक्षों की भरमार पाई जाती है। पर्वतमालाओं में या पर्वतमालाओं, बहते हुए जल की अविरल धाराओं, सागर की लहरों, मूसलाधार वर्षा, मरुस्थल में ऊंट का उपयोग तथा हाथियों की लड़ाई जैसे विषय चित्रकला में अपनाए गए हैं। अरब के निवासी मुगलों में अपनी मनोवैज्ञानिक भूख को तृप्त करने के लिए भवनों की सज्जा, आलेखन एवं स्वतंत्र प्रकाशन की कलाओं में हरी पत्तियों, पुष्पों का इच्छानुसार प्रयोग किया करते थे। इसका एकमात्र कारण मरुस्थलीय वातावरण में हरियाली के अभाव का होना था। भारत में आकर इन्होंने अपनी भूख की अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिला। राजस्थानी शैली में नायक एवं नायिका को चुस्त पायजामे में पहने दिखाया गया है। यह वेशभूषा भौगोलिक वातावरण का वेश है। तीव्र धूल और धूप से रक्षा करने में निर्मित पायजामा का प्रयोग किया जाता है। कांगड़ी शैली में पहाड़ी धरातल को यथासंभव प्रत्येक चित्र में प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला के माध्यम से देश की भौगोलिक परिस्थितियों का अटूट प्रभाव पड़ा है। तो काव्य कला, चित्रकला, संगीत एवं भवन निर्माण के माध्यम में भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन भली प्रकार से कराया जा सकता है। इस प्रकार कला और भूगोल का सहसंबंध आपस में होना अति लाभकारी सिद्ध होता है। नेक्स्ट है कला का अर्थशास्त्र से सह संबंध। कला का अर्थशास्त्र से सह संबंध। कला का अर्थशास्त्र से सह संबंध। इसमें हम देखेंगे कि कला मानव को जीने के लिए तैयार करती है। कला मानव को जीने के लिए तैयार करती है। कला मानव में उन सभी क्षमताओं का विकास करती है जिनके आधार पर वह अपनी जीविका चलाता है, जीवन व्यतीत करता है तथा अर्थशास्त्र व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटाने में पूर्ण रूप से सहयोग भी करती है। मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र का विषय होती है। कला की उपयोगिता से या कला की उपादेयता से अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उसकी जो पहलू हैं, अर्थशास्त्र से मानव को जीवन निर्वाह करने के साधन जुटाने में सहायता मिलती है। कला की उपयोगिता रूप शिल्प है। शिल्प को मूलभूत आधार आर्थिक क्रिया होती है। जैसे कोई कलाकार एक शिल्प की रचना करता है, उस शिल्प को वो उसकी आर्थिक क्रिया में सहायता होगी, वो उसको बेचेगा और उससे रोजगार भी उसको मिलेगा। तो शिल्प जिसमें उत्पादन अर्थशास्त्र का प्रमुख अंग है, वही कला का भी अंग है। कला शिल्प के माध्यम से अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के माध्यम से कला शिल्प का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। कला की उपयोगिता से आर्थिक लाभ से भी है, जो अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय भी होता है। इसलिए कला और अर्थशास्त्र का समन्वय, आपस में सहसंबंध अत्यंत उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट अंतिम, कला का जीवन से सह संबंध। 6 है कला का जीवन से सह
संबंध। हमने पढ़ा कला का विज्ञान से किस प्रकार से सहसंबंध है कि जो विज्ञान के अंदर कोई रसायन विज्ञान का जो उपयोग करता है या किसी पदार्थ की रचना है करता है, उसमें धरातल से लेकर जो उसका तल है आकार है उस तक वह अध्ययन करता है। इस प्रकार कला का विज्ञान से सहसंबंध माना हमने भूगोल से कि उसकी कलाकृति में विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जलवायु है, उसका प्रभाव भी हम देखते हैं। और कला का अर्थशास्त्र से कि शिल्प से के माध्यम से व्यक्ति अपने रोजगार की प्राप्ति भी कर सकता है। और कला का जीवन से क्या संबंध है इसके बारे में हम जो नेक्स्ट अपनी जो क्लासें हैं कल की क्लास उसमें हम पढ़ेंगे कि कला का जीवन से क्या संबंध है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।